दो मूर्ख। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के आगे नए से नए सवाल पेश करते ताकि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की परीक्षा ले सकें। उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता था क्योंकि बीरबल की अक्लमंदी बेजोड़ थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ हमारे राज्य में से 4 मूखों को पकड़कर हमारे सामने लाओ। हम उन महामुखों से मिलना चाहते हैं। पहले तो बीरबल यह बात सुनकर चौंके, परंतु फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा, पर मुझे कुछ दिन का समय चाहिए क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख तो भरे हुए हैं और मैं आपके सामने सबसे बड़े मूर्खों को पेश करना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल बाजार से निकले और अपना पहला मूर्ख तलाश करने लगे। उन्होंने एक आदमी को एक बड़ा सा थाल लेकर जाते देखा। उस थाल में महंगे उपहार, कपड़े, मिठाई व अन्य सामान आदि रखे थे। बीरबल ने हैरानी से पूछा, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? वह आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है। उसके घर बेटा होने हैं। मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उसे कहा कि वह अगले दिन दरबार में महाराज के सामने हाजिर हो। मूर्ख ने झट से हामी भर दी। फिर बीरबल अपने दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़े। इस बार खेतों की ओर आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सिर पर घास का बड़ा गट्ठर उठा रखा था। वे उसके पास गए और कहा, तुम इस भैंस की सवारी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह घास का बोझा इसकी पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरी भैंस मां बनने वाली है। अगर मैं इसकी पीठ पर सारा बोझ लाद दूंगा तो यह बहुत बुरी बात होगी, इसलिए मैंने सारा बोझ अपने सिर पर ले रखा है ताकि इस पर ज्यादा भार न आए। जवाब सुनकर बीरबल को यह तय करने में देर नहीं लगी कि यही उनका दूसरा मूर्ख था। उन्होंने उसे भी अगले दिन दरबार में हाजिर होने को कहा। वह आदमी हामी देकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उन दोनों मूखों के साथ गए और उनके किस्से बादशाह अकबर को बताए। वे दिल खोलकर हंसे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने 4 मूर्ख लाने को कहा था, बाकी कहाँ हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा। तीसरे मूर्ख आप हैं, जिन्होंने मुझे मूखों की तलाश करने भेजा, और चौथा मूर्ख मैं हूं, जो आपके कहने से यह काम करने निकल पड़ा। जिस काम को करने की कोई वजह न हो, उसे करने वाला मूर्ख ही तो कहलाएगा। यह सुनकर अकबर हंसे बिना नहीं रह सके और अपने दीवान को शाबाशी भी दी। वे मान गए कि वाकई बीरबल एक वफादार साथी थे। वे अकबर को उनकी किसी गलत बात पर टोकने से भी नहीं हिचकिचाते थे। बीरबल की सुनहरी चिड़िया। अध्याय 1, अनोखी चुनौती।
एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम मंसूर था। मंसूर दूर दूर तक अपने अद्भुत और अनोखे व्यापार के लिए जाना जाता था। वह विभिन्न देशों से दुर्लभ वस्तुएं लाया करता था। इस बार भी वह अपने साथ एक ऐसी वस्तु लाया था जो देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी विशेषता असाधारण थी। मंसूर ने दरबार में एक पिंजरा प्रस्तुत किया जिसमें एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। वह चिड़िया देखने में साधारण सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, उसकी आवाज ने दरबार में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज सुनने में मानो सोने की घंटियों के समान मधुर थी। मंसूर ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। यह सुनहरी चिड़िया है। इसकी आवाज सोने के समान है। लेकिन इस चिड़िया के साथ एक कठिनाई है। यह चिड़िया केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथ में ही अपना गाना गाती है। मैं चाहता हूं कि दरबार में सभी इसका परीक्षण करें और देखें कि कौन इसे गाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अध्याय 2, दरबारियों का प्रयास। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के सभी लोग बारी बारी से उस चिड़िया को अपने हाथों में लें और देखें कि वह गाना गाती है या नहीं। सबसे पहले राजा के मुख्य दरबारी ने चिड़िया को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से सहलाया, लेकिन चिड़िया ने एक भी आवाज नहीं निकाली। इसके बाद एक एक करके सभी दरबारियों ने चिड़िया को अपने हाथों में लिया, लेकिन चिड़िया ने किसी के लिए भी गाना नहीं गाया। दरबार में सभी लोग निराश हो गए थे और सोचने लगे कि आखिर क्या कारण है कि चिड़िया गाना नहीं गा रही। अंत में अकबर ने स्वयं उस चिड़िया को अपने हाथ में लिया। उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे सहलाया और कहा, सुनहरी चिड़िया, मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। कृपया गाओ। लेकिन चिड़िया ने फिर भी कोई आवाज नहीं निकाली। अकबर भी निराश हो गए। अध्याय 3, बीरबल का प्रवेश। अब तक बीरबल यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चिड़िया से गाना गवा सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे एक बार कोशिश करने का मौका दीजिए। बीरबल ने चिड़िया को अपने हाथों में लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगे। उन्होंने कुछ समय तक चुपचाप चिड़िया को देखा, फिर उससे कहा, हे सुनहरी चिड़िया, अगर तुम्हें गाना गाने का मन हो तो गाओ, लेकिन अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। तुम जब चाहे तब गा सकती हो। यह सुनकर चिड़िया ने अचानक अपनी चोंच खोली और वह इतना मधुर गाना गाने लगी कि सभी दरबारी हैरान रह गए। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी और सभी ने ताली बजाकर बीरबल की तारीफ की। अध्याय 4, सच्चाई का पर्दाफाश। अकबर ने खुश होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? यह चिड़िया तुम्हारे लिए ही क्यों गाई? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह चिड़िया सच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए गाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी के दिल को परख सकती है। दरअसल यह चिड़िया हर किसी के हाथ में गा सकती थी, लेकिन वह तभी गाती है जब उसे कोई दबाव या डर नहीं होता। मैंने इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया, बस उसे उसके स्वभाव के अनुसार रहने दिया। मंसूर ने स्वीकार किया कि बीरबल की बात सही थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझ सच में अद्भुत है। अध्याय 5, पुरस्कार और संतोष। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम देने का आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इनाम को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, आपके विश्वास और स्नेह से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुनहरी चिड़िया का रहस्य सुलझने के बाद मंसूर ने चिड़िया को अकबर को भेंट कर दिया।
अकबर ने उसे अपने महल के बगीचे में रखने का आदेश दिया ताकि सभी उसकी मधुर आवाज का आनंद ले सकें। अध्याय 6 चिड़िया की स्वतंत्रता। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह चिड़िया केवल गाने के लिए ही नहीं बनी है। इसे स्वतंत्रता में उड़ना चाहिए। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम इसे आजाद कर दें? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। किसी भी जीव को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखना सही नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि चिड़िया को आजाद कर दिया जाए। दरबार के सभी लोग इकट्ठा हुए और बीरबल ने अपने हाथों से चिड़िया को आकाश में उड़ने दिया। चिड़िया ने एक बार फिर से अपने मधुर गाने की शुरुआत की और आसमान में उड़ गई। अध्याय 7 बीरबल का संदेश। चिड़िया के उड़ते ही बीरबल ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, इस चिड़िया ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें किसी भी जीव को उसकी मर्जी के खिलाफ बंधन में नहीं रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी यह शिक्षा हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हमें हमेशा अपने प्रजा और अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखना चाहिए। अध्याय 8 नई शुरुआत। इस घटना के बाद अकबर के राज्य में पशु पक्षियों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव बढ़ गया। लोग अब उन्हें पिंजरों में कैद करने के बजाय आजाद करने लगे। राज्य के लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल की इस समझदारी ने न केवल अकबर के दरबार को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा उपहार है, जिसे किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं है। अध्याय 9 बीरबल की प्रतिष्ठा। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उनकी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। राज्य के लोग उन्हें एक महान विद्वान और उदार हृदय वाले व्यक्ति के रूप में मानने लगे। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और सहानुभूति से राज्य में एक नई जागरूकता पैदा की, जिससे हर कोई लाभान्वित हुआ। अध्याय 10 चिरस्थायी शिक्षा। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और सहानुभूति का महत्व क्या है। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में ही नहीं, बल्कि दयालुता और समझ में भी होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की याद दिलाती है। कहानी का सार यह है कि स्वतंत्रता, दया और समझ के बिना कोई भी जीवन पूरा नहीं होता। बीरबल की सूझबूझ और सहानुभूति ने न केवल अकबर के दरबार को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक राजा और उसके वफादार दरबारी की हाजिर जवाबी और सूझबूझ को दर्शाती है। इस बार की कहानी का शीर्षक है सपनों की दुनिया और बीरबल की चालाकी। अध्याय 1 सपनों की पहेली। एक बार की बात है, सम्राट अकबर ने एक सपना देखा। उस सपने में उन्होंने देखा कि उनके राज्य के सभी लोग सोने का सामान छोड़कर केवल लोहे का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सपना उन्हें बार बार आता रहा और उन्होंने यह बात बीरबल से साझा करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं कई दिनों से एक अजीब सपना देख रहा हूं। इस सपने में मेरे राज्य के लोग सोने का सामान छोड़कर लोहे का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन के संकेत होते हैं। लेकिन कभी कभी ये सपने हमें भविष्य के बारे में भी कुछ संकेत देते हैं। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस सपने का मतलब समझने की कोशिश करता हूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को समय दिया। अध्याय 2 जांच पड़ताल।
बीरबल ने अपने खास जासूसों को राज्य में भेजा और उनसे कहा कि वे राज्य के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें। बीरबल को जल्दी ही पता चला कि राज्य में कुछ गुप्त गतिविधियां हो रही हैं। कुछ लोग अज्ञात व्यक्तियों से मिलकर सोने के बदले लोहा ले रहे थे। बीरबल ने अपनी खोजबीन जारी रखी और पाया कि ये अज्ञात व्यक्ति विदेशी व्यापारी थे जो राज्य में लोहे का व्यापार बढ़ाना चाहते थे। बीरबल ने इस सूचना को एकत्रित किया और अकबर के पास लौट आया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके सपने का अर्थ समझ में आ गया है। यह सपना आपके राज्य में हो रहे कुछ गुप्त षड्यंत्रों का संकेत दे रहा है। कुछ विदेशी व्यापारी हमारे लोगों को धोखा देकर उनसे सोना लेकर उन्हें लोहे का सामान दे रहे हैं। हमें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अकबर इस बात से चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि राज्य में सभी व्यापारी और व्यापारिक गतिविधियों की कड़ी जांच की जाए। बीरबल को इस जांच का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया। अध्याय 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों को लोहे का सामान खरीदने वाले ग्राहकों के रूप में भेजा और उनके माध्यम से उन व्यापारियों का पता लगाने की कोशिश की जो सोने के बदले लोहे का व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे बीरबल को उन सभी व्यापारियों का नाम पता चल गया जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। बीरबल ने एक दिन उन सभी व्यापारियों को दरबार में बुलाया। जब वे व्यापारी दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, आप सभी ने हमारे राज्य के लोगों को धोखा देकर सोने के बदले लोहे का सामान दिया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। आपको इस धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। वे व्यापारी डर से कांप उठे। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने ऐसा मजबूरी में किया क्योंकि उनके पास व्यापार का कोई और साधन नहीं था। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर एक उपाय सुझाया। अध्याय 4 न्याय का तराजू। बीरबल ने कहा, आप सभी को एक मौका दिया जा रहा है कि आप राज्य के लोगों को उनका सोना वापस करें और इसके बदले उन्हें उचित मूल्य पर सामान बेचें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कठोर सजा दी जाएगी। व्यापारी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सभी लोगों का सोना वापस किया और उसके बदले उन्हें उचित मूल्य पर सामान दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से राज्य में हो रहे इस षड्यंत्र को खत्म कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे राज्य के सबसे समझदार और वफादार दरबारी हो। तुमने हमारे राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। अध्याय 5 सपनों की सच्चाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे समझा कि मेरे सपने का संबंध इस षड्यंत्र से है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सपने कभी कभी हमारे अवचेतन मन की चिंताओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब मैंने आपके सपने के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह सपना आपके राज्य में हो रहे किसी गुप्त षड्यंत्र का संकेत दे रहा हो। इसलिए मैंने जांच पड़ताल शुरू की और मुझे सच्चाई का पता चल गया। अकबर ने कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है, बीरबल। तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल एक वफादार दरबारी ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र भी हो जो हमेशा अपने राजा की चिंता करता है। अध्याय 6 सपनों का महत्व। इस घटना के बाद अकबर ने सपनों के महत्व को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सपने केवल मन की कल्पनाएं नहीं होते बल्कि कभी कभी ये हमारे जीवन में हो रही वास्तविक घटनाओं का संकेत भी हो सकते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा कि अगर भविष्य में उन्हें कोई भी अजीब सपना आए तो वे उसे बीरबल से जरूर साझा करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
क्योंकि कभी कभी वे हमें आने वाले खतरों के बारे में आगाह करते हैं। अध्याय 7, एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में व्यापारिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को व्यापारिक मामलों का निरीक्षक नियुक्त किया और कहा कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की धोखाधड़ी न करे। बीरबल ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने राज्य के व्यापारियों को नियमों का पालन करने और राज्य के लोगों के साथ ईमानदारी से व्यापार करने का निर्देश दिया। बीरबल की इस नई भूमिका से राज्य के लोग बहुत खुश थे। उन्हें अब विश्वास था कि कोई भी व्यापारी उन्हें धोखा नहीं दे सकेगा। अध्याय 8, बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल के इस अद्भुत कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें पूरे राज्य के लोग उपस्थित थे। अकबर ने बीरबल को एक विशेष उपहार भेंट किया और उन्हें राज्य का सबसे प्रतिष्ठित दरबारी घोषित किया। इस समारोह में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आपका और इस राज्य का स्नेह और विश्वास है जो मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाता है। मैं हमेशा आपके और इस राज्य के लिए वफादार रहूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी वफादारी और बुद्धिमत्ता इस राज्य के लिए अनमोल है। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे दरबार में हो। अध्याय 9, नई चुनौतियां। समारोह के बाद बीरबल ने अपने नए कार्यभार को संभालते हुए राज्य के व्यापारिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन बीरबल को यह एहसास था कि यह तो बस एक शुरुआत है। उन्होंने समझा कि राज्य में और भी कई छिपे हुए षड्यंत्र हो सकते हैं जिनका उन्हें पर्दाफाश करना होगा। बीरबल ने अपने जासूसों को और सतर्क कर दिया और राज्य में हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। वह जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी सूझबूझ और चालाकी से राज्य को सुरक्षित रखा तो अकबर और राज्य के लोग हमेशा उनकी सराहना करेंगे। अध्याय 10, बीरबल का भविष्य। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी की कहानियां केवल अकबर के दरबार तक ही सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे ये कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। अन्य राज्यों के राजा भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने लगे और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित करने की सोचने लगे। लेकिन बीरबल ने हमेशा अकबर के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, मैं हमेशा आपके और इस राज्य के लिए समर्पित रहूंगा। अकबर ने इस वचन को सुनकर संतोष की सांस ली। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे जैसे वफादार और बुद्धिमान दरबारी के साथ मुझे कोई भी चुनौती डराने वाली नहीं लगती। एक दिन की बात है, जब बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे, तभी एक वृद्ध महिला रोती हुई उनके दरबार में आई। उसने सिर से पैर तक एक साधारण साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे। दरबार के सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मजबूरी में अकबर के पास पहुंच गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, हुजूर, न्याय कीजिए। मेरी बकरी छीन ली गई है और मुझे उसके पैसे भी पूरे नहीं मिले। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ अम्मा? आराम से बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अकबर ने अपनी सौम्य आवाज में पूछा। अम्मा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। जहां पनाह, मैं गांव की एक गरीब विधवा हूं। मेरे पास बस एक ही बकरी थी जो मेरे जीवन का सहारा थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी देखभाल की। लेकिन कुछ दिन पहले गांव में एक व्यापारी आया। उसने मुझे लालच दिया और कहा कि वह मेरी बकरी के बदले मुझे अच्छे पैसे देगा। अकबर ने सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने पूछा। वह व्यापारी बकरी को देखकर बड़ा खुश हुआ। अम्मा ने कहा,
उसने कहा कि वह मुझे मेरी बकरी के बदले सोने के सिक्के देगा। लेकिन जब मैंने बकरी बेच दी तो उसने मुझे सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के दिए और कहा कि यही उसकी असली कीमत है। मैंने जब विरोध किया तो उसने मुझे डांटा और कहा कि वह एक ईमानदार आदमी है और उसने पूरी कीमत दी है। अब मेरे पास न तो बकरी है और न ही वो पैसे जो मैं चाहती थी। यह सुनकर अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। कुछ ही पलों में बीरबल दरबार में उपस्थित हो गए। अकबर ने उन्हें वृद्ध महिला की समस्या बताई और कहा, बीरबल, इस वृद्धा को न्याय मिलना चाहिए। इस व्यापारी ने इसका बकरी और पैसा दोनों छीन लिए हैं। क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने एक बार फिर से अम्मा की पूरी कहानी सुनी और फिर अकबर से बोले, जहांपनाह, इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस व्यापारी का पता लगाऊंगा और फिर सही न्याय करूंगा। अकबर ने बीरबल को अपनी अनुमति दे दी। बीरबल ने अम्मा से कहा कि वह अगले दिन फिर दरबार में आए और उस व्यापारी को भी साथ लाए। अम्मा ने सिर हिलाया और रोते हुए दरबार से चली गई। अगले दिन जब दरबार में फिर से सभी मंत्री और दरबारी इकट्ठा हुए, अम्मा भी वहां उपस्थित थी। उसके साथ वह व्यापारी भी था जिसने उसकी बकरी खरीदी थी। वह व्यापारी बहुत चालाक दिखता था और उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह सोच रहा था कि वह अपने काम में सफल हो गया है और अब कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। बीरबल ने उस व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम ही वो व्यापारी हो जिसने इस वृद्धा की बकरी खरीदी है? व्यापारी ने गर्व से सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, मैंने ही यह बकरी खरीदी है और मैंने पूरी कीमत दी है। पूरी कीमत? बीरबल ने पूछा। तुमने कितने सिक्के दिए थे? हुजूर, मैंने उसे तांबे के सिक्के दिए थे जो कि बकरी की असली कीमत है, व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर दरबार के सभी दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस व्यापारी ने इस वृद्धा को उसके बकरी के बदले तांबे के सिक्के दिए हैं। वह कहता है कि यह उसकी असली कीमत है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बकरी की यही सही कीमत है? दरबार के कुछ दरबारी हंसने लगे और एक ने कहा, बीरबल, यह तो एक साधारण सी बात है। अगर व्यापारी ने उसे तांबे के सिक्के दिए हैं तो शायद यही उसकी कीमत हो। लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इस बकरी को एक बार फिर से खरीदने का इरादा किया है? व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर इस वृद्धा को पैसे वापस चाहिए तो मैं उसकी बकरी को फिर से खरीद सकता हूं। ठीक है, बीरबल ने कहा, अगर तुम उसे वापस खरीदने के लिए तैयार हो तो मैं चाहूंगा कि तुम इस बार उसे सोने के सिक्के दो। यह सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद बीरबल ने उसकी चालाकी समझ ली है। लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन हुजूर, यह बकरी अब पहले जैसी नहीं है। मैं उसे अब पहले जितनी कीमत नहीं दे सकता। क्यों? बीरबल ने गंभीरता से पूछा। क्या बकरी बीमार हो गई है? नहीं, व्यापारी ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं इसे पहले जितने सिक्के नहीं दे सकता। बीरबल ने तब दरबार में बैठे सभी दरबारियों की ओर देखा और बोला, यह व्यापारी मानता है कि इस बकरी की कीमत पहले से कम हो गई है। लेकिन उसने इस वृद्धा से जब यह बकरी खरीदी थी तब उसने उसे यह भरोसा दिलाया था कि वह उसे उचित मूल्य देगा, और अब वह अपने शब्दों से मुकर रहा है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, बीरबल, तुम इस मामले का न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और बोला, इस वृद्धा की बकरी की असली कीमत तांबे के सिक्के नहीं हो सकते।
यह बकरी स्वस्थ और अच्छी नस्ल की है और इसका दूध भी अच्छा होता है। इस व्यापारी ने इस वृद्धा के भोलेपन का फायदा उठाया है। इसलिए मेरा न्याय यह है कि इस व्यापारी को वृद्धा को उसकी बकरी की असली कीमत सोने के सिक्कों में देनी चाहिए। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि वह आसानी से बच निकलेगा, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। उसने अकबर की ओर देखा, लेकिन अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल का न्याय सही है। तुम्हें इस वृद्धा को उसकी बकरी के बदले उचित मूल्य देना होगा। व्यापारी के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने थैले से सोने के सिक्के निकाले और अम्मा को दे दिए। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल और अकबर दोनों को धन्यवाद दिया और बोली, आपकी कृपा से मेरा जीवन फिर से संवर गया है। दरबार में सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर ने भी उनकी सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता ने फिर से साबित कर दिया है कि तुम इस दरबार के सबसे योग्य मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसी को न्याय दिलाऊं, चाहे वह कितना ही गरीब या कमजोर क्यों न हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक गरीब वृद्धा को न्याय दिलाया और एक चालाक व्यापारी को उसकी सजा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचने नहीं दिया जाना चाहिए और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कहानी का अंत। इस कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए और किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को ईमानदारी, न्याय और समझदारी का महत्व सिखाती